नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। साथियों, जब भी हम अवसर लागत की अवधारणा की बात करते हैं तो हम उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल यानी कि उत्पादन संभावना तालिका और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, इनके माध्यम से हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कितना ज़बरदस्त टूल है कि इसका इस्तेमाल बहुत सारी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे कि पब्लिक इकोनॉमिक्स में, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज को डेवलप करने के लिए किया गया है। तो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम पहले अवसर लागत की अवधारणा की बात करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, उत्पादन संभावना तालिका और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, इनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अवसर लागत असल में क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, द कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ सेकेंड कमोडिटी that must be given up to release just enough resources to produce one additional unit of the first commodity। तो साथियों, बहुत सीधे और सरल शब्दों में अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई फर्म है और वो फर्म अपने सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल करके और बेहतरीन तकनीक का उपयोग करके, जो उसके पास उस वक्त मौजूद है, उसका बेहतरीन सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल करके और बेहतरीन तकनीक का उपयोग करके दो वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब अगर दोनों वस्तुओं में से उसे किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना पड़ जाए, मान लीजिए पहली वस्तु का उत्पादन बढ़ाना पड़ जाए, तो उसे दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने सभी साधनों को पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया है। अब पहली वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसके पास कोई भी साधन फ्री नहीं है, तो उसको साधनों की जरूरत है। तो वो साधन कहाँ से आएंगे? वो जो दूसरी वस्तु है उसके उत्पादन में जो साधन लगे हैं, उस वस्तु का उत्पादन कम करके जो साधन, मतलब उस दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाकर या कम करके जो साधन फ्री होंगे, उनका इस्तेमाल पहली वस्तु के उत्पादन में किया जाएगा। तो इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे समझेंगे कि जो अवसर लागत है वो पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ा, उसे पहली वस्तु की अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत के रूप में देखा जाएगा। कैसे, इसको देखो थोड़ा सा और सरल ढंग से जो है ना समझ लेते हैं। भाई मान लीजिए वो फर्म एक्स और वाई दो कमोडिटीज प्रोड्यूस करती है और इनके प्रोडक्शन में वो अपने सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल कर लेती है। तो अगर उसे एक्स वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े तो उसे वाई वस्तु का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ताकि वाई वस्तु के प्रोडक्शन में जो साधन लगे हुए हैं, लेबर है या लैंड है या कुछ भी है, वो वहां से हटाकर एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में लगाए जा सके। तो इस तरह से एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, वाई वस्तु की जितनी इकाइयां छोड़नी पड़ेगी, उसे एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की अवसर लागत कहा जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी जो है समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास ये पूरा का पूरा खेत है, ये वाला। इस खेत में वो दो फसलें बोता है, एक तो है सरसों और दूसरी है गेहूं। मान लीजिए वो 10 यूनिट सरसों बोता है और 10 यूनिट गेहूं बोता है। अब किसान ये सोचे कि भाई उसे सरसों का उत्पादन बढ़ाना है। मान लो वो सरसों का उत्पादन 10 यूनिट से बढ़ाकर 20 यूनिट करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास तो खेत तो लिमिटेड है, उसने पूरे खेत का इस्तेमाल कर लिया है, पूरे खेत में दो फसलें बो दी है, तो साधन पूरा के पूरे इस्तेमाल हो चुके हैं। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए सरसों की 10 यूनिट का उत्पादन करने के लिए उसे गेहूं की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ी, उसे सरसों की 10 यूनिट के उत्पादन की अवसर लागत के रूप में देखा जाएगा। कैसे? इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि देखो भाई, 10 यूनिट सरसों उत्पादित करने के लिए उसने 10 यूनिट गेहूं छोड़ा, तो इस तरह से 10 यूनिट सरसों के उत्पादन की अवसर लागत 10 यूनिट गेहूं हुई।
इसे प्रति इकाई में भी देख सकते हैं हम। अगर हम इस 10 को इसके बटे कर दे तो ये हो जाएगा कि 1 यूनिट सरसों का उत्पादन करने के लिए उसे 1 यूनिट गेहूं का त्याग करना पड़ा, क्योंकि इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस तरह से 1 यूनिट सरसों की अवसर लागत 1 यूनिट गेहूं की मात्रा मानी जाएगी। अवसर लागत को हम अक्सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, उत्पादन संभावना तालिका, ये 2 वस्तुओं के लिए बनाई गई है, वीट और क्लोथ के लिए। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होती है। देखो ये डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज which a nation can produce by making full utilization of its resources with the best technology available to it। तो इसका मतलब वही है साथियों कि उत्पादन संभावना तालिका 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे एक देश अपने सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल करके बेहतरीन तकनीक के साथ उसका उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो कैसे कि मान लीजिए कि यूएसए है और यूएसए 2 वस्तुएं उत्पादित करता है, गेहूं और कपड़ा। मान लीजिए वो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर यूएसए 90 यूनिट गेहूं का प्रोडक्शन करता है तो वो कपड़े का प्रोडक्शन केवल 0 यूनिट कर पाएगा, यानी कि कपड़े का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने सारे के सारे साधनों को गेहूं के प्रोडक्शन में लगा देता है तो 90 यूनिट गेहूं प्रोड्यूस कर पाएगा, कपड़े का कोई उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर वो अपने सारे के सारे साधनों को कपड़े के उत्पादन में लगा देता है तो गेहूं का कोई उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो कपड़े का उत्पादन होगा 60 यूनिट और गेहूं का उत्पादन होगा 0 यूनिट। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब मान लीजिए यूएसए अपने कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहे, मान लो वो 10 यूनिट कपड़ा और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहे, तो ऐसे में क्या होगा, उसे गेहूं का उत्पादन घटाना पड़ेगा। तो 10 यूनिट कपड़े का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए उसे 15 यूनिट गेहूं का त्याग करना पड़ा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 10 यूनिट कपड़े की अवसर लागत 15 यूनिट गेहूं है। इसी तरह मान लीजिए यूएसए इस प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहे, कपड़े का प्रोडक्शन 10 यूनिट से बढ़ाकर 20 यूनिट करना चाहे, तो उसे फिर से मान लीजिए 15 यूनिट गेहूं का त्याग करना पड़ता है। तो इस तरह से अगली 10 यूनिट कपड़े की अवसर लागत गेहूं की 15 यूनिट का जो त्याग किया गया है उसे माना जाएगा। तो इस तरह से हम और कॉम्बिनेशंस भी जो है देख सकते हैं कि मान लीजिए वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 20 से कपड़े का प्रोडक्शन 20 से 30 करना चाहे, 30 से 40, 40 से 50 करना चाहे, 50 से 60 करना चाहे। अब साथियों यहाँ पर क्योंकि हमने ना जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मान्यता के अंतर्गत लिया है। इसका मतलब ये है कि हर बार वो 10 यूनिट कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे हर बार 15 यूनिट गेहूं ही छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है अवसर लागत जो है कपड़े की अवसर लागत स्थिर रहती है। तो ये हमारी बन गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, उत्पादन संभावना तालिका। देखो वीट और क्लॉथ को अगर हम ले तो ये इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है जिसे एक देश अपने सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल करके उत्पादित कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर 90 यूनिट वीट है, 0 यूनिट कपड़ा है, 75 यूनिट वीट है और 10 यूनिट कपड़ा है, 60 यूनिट वीट, 60 यूनिट गेहूं, 20 यूनिट कपड़ा, 45 यूनिट गेहूं, 30 यूनिट कपड़ा, 30 यूनिट गेहूं, 40 यूनिट कपड़ा, 15 यूनिट गेहूं और 50 यूनिट कपड़ा, और गेहूं की जो उत्पादन है वो 0 और 60 यूनिट कपड़ा। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, उत्पादन संभावना तालिका है, वो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे एक देश अपने सभी साधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करके उत्पादित कर सकता है। अब साथियों यहाँ पर अगर हम कपड़े की अवसर लागत देखें, गेहूं की अवसर लागत देखें कि भाई मान लीजिए कि 60 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता है यूएसए और 0 यूनिट गेहूं उत्पादित करता है। अगर वो गेहूं का उत्पादन बढ़ाना चाहे, 0 यूनिट से 15 यूनिट करना चाहे, तो उसे 10 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। उसको कपड़े का उत्पादन 60 यूनिट से कम होकर 50 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से 15 यूनिट गेहूं की अवसर लागत 10 यूनिट कपड़ा माना जाएगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए 15 यूनिट गेहूं उत्पादित करने के लिए 10 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ा, तो 1 यूनिट गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत कितने हुई, इस 15 को 10 के बटे ले गए हम, तो ये हो गया हमारा 2/3 कपड़ा, यानी कि 2/3 यूनिट कपड़ा।
इसी तरह अगर हम कपड़े की अवसर लागत निकालें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 10 यूनिट अतिरिक्त कपड़ा उत्पादित करने के लिए 15 यूनिट गेहूं का त्याग करना पड़ता है। तो इस तरह से 1 यूनिट कपड़े की अवसर लागत 1.5 यूनिट गेहूं का त्याग माना जाएगा। तो ये तो साथियों है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। दरअसल जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का ही ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। तो ये जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाने वाले हैं, ये हम कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मान्यता के अंतर्गत बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले तो हम इसकी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की है। कैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज which a nation can produce by making full utilization of its resources with best technology available to it। कहने का मतलब है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसे एक देश अपने सभी साधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करके बेहतरीन तकनीक के साथ उत्पादित कर सकता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने व्हीट ले लिया है और वर्टिकल एक्सिस पर कपड़ा ले लिया है, और ये जो पीपी रेड लाइन है ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स है, ए बी, यहाँ पर सी डी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश अपने सभी साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल कर ले, मान लीजिए यूएसए, तो वो इस लाइन के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इससे नीचे भी कुछ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लेफ्ट साइड यहाँ पर उसका मतलब ये होगा कि उसने अपने साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया, वो एक विवेकशील उत्पादक नहीं है। और इस लाइन के दाईं तरफ ऊपर की तरफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो है ना पॉइंट्स पर पहुंचना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर की तरफ पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉइंट्स पर, मान लीजिए यहाँ पर एफ एच एन के कुछ पॉइंट्स है, तो इन पर पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि उसके पास इतने साधन नहीं है, वो ये वाले कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत ली गई है। अब ये क्या चीजें होती है इसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए के ऊपर ये देश 50 यूनिट कपड़ा और 15 यूनिट गेहूं उत्पादित करता है, और पॉइंट बी के ऊपर ये 40 यूनिट कपड़ा और 30 यूनिट गेहूं उत्पादित करता है। तो ऐसे में हुआ क्या, ये देखो, पहले कॉम्बिनेशन पर यहां पर ए पॉइंट पर उसने 50 यूनिट कपड़ा और 15 यूनिट गेहूं उत्पादित किया। अब अगर उसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाना पड़ जाए, मान लीजिए 15 यूनिट गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन उसे करना पड़ जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 10 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से 15 यूनिट गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत छोड़ा गया 10 यूनिट कपड़ा माने जाएंगे। इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, रूपांतरण की सीमांत दर। रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है कि मान लीजिए ये कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है, ऐसा मान ले हम, तो वस्तु एक्स का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए वस्तु वाई की जितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ा, यानी कि गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए कपड़े की जितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ा उसे गेहूं की कपड़े के लिए रूपांतरण की सीमांत दर कहा जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हीट फॉर क्लॉथ ऐसे कहा जाएगा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखो, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप और जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो दोनों एक ही जैसे होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप को दिखाते हैं। स्लोप हम ऐसे निकालते हैं वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पर वर्टिकल चेंज हमने क्या है, वर्टिकल चेंज में कपड़े में होने वाली मात्रा में, कपड़े की मात्रा में होने वाली कमी को लिया है, और हॉरिजॉन्टल चेंज में गेहूं के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को लिया है। तो यहाँ पर 15 यूनिट गेहूं बढ़ाने के लिए 10 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, 2/3 यानी कि 0.67। यही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप भी है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मान्यता के अंतर्गत लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर हर बार 15 यूनिट गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाए, यानी कि 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 किया जाए, तो हर बार 10 यूनिट कपड़े का उत्पादन घटाया जाएगा।
हर बार 10 यूनिट कपड़े का त्याग करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है वो समान रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हीट फॉर क्लॉथ है वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए। तो साथियों ये तो है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब क्योंकि वास्तविक जीवन में हमें कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम देखने को मिलती है, जो रियल लाइफ है उसमें हमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने उसी तरह से व्हीट लिया है और वर्टिकल एक्सिस पर हमने कपड़ा लिया है, और ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। आप देखेंगे कि ये पी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी सी डी ई एफ से होता हुआ पी से पी तक जाता है, और ये ओरिजिन से कनकेव है, ठीक है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन किया जाएगा, गेहूं के अतिरिक्त उत्पादन की अवसर लागत बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन किया जाएगा, पहले से ज्यादा कपड़े का त्याग करना पड़ेगा हर एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए। कैसे? इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो भाई, मान लीजिए पॉइंट ए के ऊपर कोई कॉम्बिनेशन है 10 यूनिट गेहूं और मान लीजिए 32 या 33 यूनिट कपड़ा। अब इस 10 यूनिट गेहूं से उत्पादन बढ़ाकर 20 यूनिट गेहूं करना हो ऐसे करके, तो हमें कपड़े की कुछ इकाइयां छोड़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने 1/4 कपड़े की जो है मात्रा छोड़ दी है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है यहाँ से कम होकर नीचे की तरफ आ गया है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 10 यूनिट गेहूं की अवसर लागत कपड़े की 1/4 मात्रा का त्याग है ना। अब मान लीजिए हमें गेहूं का प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ जाए, मान लीजिए 10 यूनिट से बढ़ाकर 20 यूनिट से बढ़ाकर 30 यूनिट करना पड़ जाए, हमें 10 यूनिट और बढ़ाना पड़ जाता है, तो हमें फिर से कपड़े की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन इस बार कपड़े का जो त्याग होगा वो पहले से ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर 0.75 यानी कि 3/4 कपड़े का त्याग करना पड़ा गेहूं की इस अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए, है ना। इसी तरह से मान लीजिए उत्पादन और बढ़ाना चाहे, 30 से 40 करना चाहे, तो 10 यूनिट और उत्पादन बढ़ाया, तो फिर से हमें कपड़े की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अब देखो, अब जो कपड़ा है वो 2 यूनिट छोड़ना पड़ा, यानी कि 2 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ा। अगर मान लीजिए गेहूं का उत्पादन 40 यूनिट से 50 यूनिट करना पड़ जाए हमें, यानी कि 10 यूनिट गेहूं का और उत्पादन करना पड़ जाए, तो हमें फिर से कपड़े की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। मान लो 5 यूनिट कपड़ा अब की बार छोड़ना पड़ा। तो साथियों ये देखो कि गेहूं की जो ये वाली यूनिट हमने उत्पादित की है 10 यूनिट, इसके लिए पहले से ज्यादा कपड़ा छोड़ना पड़ा। पहले 2 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ा था, अब 5 यूनिट कपड़ा छोड़ना पड़ा। इसी तरह मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन और बढ़ाए, 50 यूनिट से 60 यूनिट करे, तो इस 10 यूनिट के अतिरिक्त उत्पादन के लिए हमें 10 यूनिट कपड़े का त्याग जो है करना पड़ेगा। ये देखो, तो इस अतिरिक्त उत्पादन के लिए पहले से ज्यादा कपड़ा फिर से छोड़ना पड़ा, और फिर से अगर हम 10 यूनिट कपड़े का और उत्पादन करें, मान लीजिए 60 यूनिट से बढ़ाकर 70 यूनिट करें, तो हमें फिर से मान लीजिए गेहूं की 60 यूनिट से 70 यूनिट पर प्रोडक्शन करना पड़े, हमें 10 यूनिट और बढ़ाना पड़े, तो हमें कपड़े की फिर से कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, जो कि पहले से ज्यादा होगी। मान लीजिए 15 यूनिट का त्याग करना पड़ा। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि जैसे जैसे हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के साथ हमें कपड़े की पहले से ज्यादा मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ती हुई है ना। गेहूं की मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कपड़े के लिए वो बढ़ती हुई है, यानी कि अवसर लागत बढ़ती हुई है। ऐसे में क्या होगा कि जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसका स्लोप भी बढ़ेगा। कैसे? आप इसके स्लोप को तो ऐसे माप सकते हैं, ये देखिए। तो ये तो इस वाली 10 इकाई के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 0.75/10 ये इस इकाई के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। 2/10 ये इस इकाई के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। 5/10 ये इस इकाई के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इस वाली के लिए। 10/10 ये इस इकाई के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और 15/10 ये इस इकाई के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ये हमारे स्लोप को भी दिखाती है। स्लोप क्या होता है? वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल, यानी कि कपड़े में होने वाला
चेंज, कपड़े में क्या है, वर्टिकल चेंज हुआ है, और गेहूं में होने वाला चेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ है। तो कपड़े में होने वाला चेंज नेगेटिव है और हॉरिजॉन्टल चेंज पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव का साइन आया है। तो इस तरह से अगर हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप निकाले तो कैसे बनेगा, देखिए ये देखो इस पॉइंट के ऊपर कौन सा स्लोप बना, इस रेशो से यहाँ पर कोई स्लोप बनता है, ये नीली लाइन से हमने जो लाइन खींची ना यहाँ पर, तो आप इसका स्लोप देखिए कम है या ज़्यादा। देखो पॉइंट ए के ऊपर स्लोप है 0.025 है ना, पॉइंट बी के ऊपर कितना है, ये देखो, ये पॉइंट बी पे अगर हम स्लोप निकाले तो ये हमारा पॉइंट बी का स्लोप हमें पता चल जाता है 0.075, यानी कि पॉइंट बी के ऊपर स्लोप पॉइंट ए से ज़्यादा है। इसी तरह अगर पॉइंट सी की बात करें, पॉइंट सी पे स्लोप पॉइंट बी के मुकाबले ज़्यादा है ना। इसी तरह पॉइंट डी की अगर बात करें तो पॉइंट डी के ऊपर स्लोप पॉइंट सी के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच दें ऐसे करके तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन का स्लोप, ये जो नीली लाइन है, इस वाली पहले वाली लाइन से ज़्यादा है ना। इससे अगले पॉइंट के ऊपर स्लोप और ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए पॉइंट ई के ऊपर, ये देखो पॉइंट डी पे तो स्लोप 0.5 है और पॉइंट ई के ऊपर 1 हो गया है ना। पॉइंट इससे अगले पॉइंट मान लीजिए एफ के ऊपर बात करें तो स्लोप और बढ़ जाता है, ये देखो 1.5 हो गया है ना। यहाँ पर ई पॉइंट के ऊपर स्लोप 1 है, पॉइंट एफ के ऊपर स्लोप 1.5 है। तो इसको आप अगर एक लाइन खींच के अगर पता करें तो कैसे, ये देखो ये वाली लाइन का जो स्लोप है, इस वाली लाइन का स्लोप देखो आप, इसका स्लोप देखो और इसका देखो, तो किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, इस वाली लाइन का, है ना। तो जैसे जैसे हम गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करते हैं तो उसकी अवसर लागत बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार 10 यूनिट गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए पहले से ज़्यादा कपड़े का त्याग करना पड़ता है, ये देखो, ठीक है। तो ये बताता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ती हुई है, जिसका मतलब है कि अवसर लागत बढ़ती हुई है। अवसर लागत और स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका स्लोप, दोनों एक ही चीज़ होती है। ये देखो ये दोनों चीज़ें बढ़ती जा रही है ना यहाँ पर। तो ये तो बात की हमने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत अवसर लागत की अवधारणा की। अब बात करते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटती हुई हो, डिक्रीजिंग हो, तो क्या होगा। ये देखो डिक्रीजिंग के अंदर भी बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने यहाँ पर वीट लिया है, वर्टिकल एक्सिस पर उसी तरह से कपड़ा लिया है। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ए बी सी डी ई एफ पॉइंट से होता हुआ पीपी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये मूल बिंदु की तरफ, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वीट की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन किया जाएगा, कपड़े की पहले से कम मात्रा का त्याग किया जाएगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखो, अगर मान लो कि 0 यूनिट वीट और 35 यूनिट कपड़ा उत्पादित किया जाए। अब मान लो वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, 0 यूनिट से बढ़ाकर 10 यूनिट करना हो, तो कपड़े की कितनी 15 यूनिट मान लो छोड़नी पड़ी। अब हमें वीट का प्रोडक्शन और बढ़ाना हो, 10 यूनिट से 20 यूनिट करना हो, तो कपड़े की फिर से कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो अब की बार कपड़े की पहले से कम इकाइयों का त्याग करना पड़ा। यहाँ पर 15 यूनिट कपड़ा छोड़ा है, यहाँ पर 10 यूनिट कपड़ा छोड़ा है ना। इसके लिए और ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ जाए तो फिर से कपड़े का कुछ प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहले 15 यूनिट छोड़ा, फिर 10 यूनिट, अब 5 यूनिट, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत घटती चली जाती है, क्योंकि हर बार पहले से कम कपड़े का त्याग करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कन्वेक्स है ना, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है। तो ऐसे मामले में कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो इस पीपी के बीच में कहीं पर प्रोडक्शन नहीं करता, वो या तो इस वाले पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेगा या इस वाले पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेगा। इसका कारण यही है कि घटती हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कोई भी उत्पादक है वो अपनी जो लागत है उसको घटाना चाहेगा, है ना। तो वो जैसे जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाता है उसकी लागत घटती चली जाती है, तो यहाँ आकर उसकी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है शून्य हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ से घटती हुई है यहाँ चली जाती है, तो वो या तो इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेगा या इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेगा। वैसे तो रियल लाइफ में जो है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसका इस्तेमाल ना हमें आगे कई थ्योरीज को समझने के लिए करना है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बात की है। और इसका अगर आप
स्लोप देखें तो इसका स्लोप भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। ये देखो स्लोप वही है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है घटती हुई है। यहाँ पर 15/10 है, यहाँ पर 10/10 है, यहाँ पर 5/10 है, यहाँ पर 2/10 है, यहाँ पर 0.75/10 है, 0.25/10 है ना। तो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे आगे जाती है घटती हुई चली जाती है ना इन पॉइंट्स के ऊपर। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, फिर से अगर लाइन से अगर दिखाना चाहे तो ये देखो पॉइंट ए के ऊपर स्लोप आपका 1.5 है, यहाँ से लाइन खींच के देखो, ये देखो। और अगर आप अगले पॉइंट के ऊपर जाते हैं पॉइंट बी के ऊपर तो स्लोप पहले से कम हो जाता है। पहले पॉइंट ए पर 1.5 है, पॉइंट बी के ऊपर 1 है स्लोप, पॉइंट सी के ऊपर स्लोप और ज़्यादा कम हो जाता है, 0.5 हो गया। ये देखो यहाँ पर पॉइंट डी के ऊपर स्लोप और ज़्यादा कम हो जाता है, 0.2 ही रह गया है ना। और पॉइंट ई के ऊपर स्लोप कम होकर और ज़्यादा कम हो जाता है, 0.075 हो जाता है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। और आखिरी पॉइंट जिसको हम पॉइंट ई कह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर स्लोप और ज़्यादा कम हो जाता है। ये देखो यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचे, ये देखो ये पिंक कलर की जो लाइन खींची हमने, तो इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, इन दोनों को कंपेयर करके देखो कि स्लोप किसका कम है। इस वाली लाइन का स्लोप कम है, इसका ज़्यादा है ना। तो ये जो स्लोप का घटना है इसी को जो है ना मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का घटना कहा जाता है, और अवसर लागत का घटना भी इसे ही कहा जाता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई पॉइंट आपको इल्यूजनरी लगे, आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो पाया हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो अब इतना ही, अगली बार मैं फिर एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय।